हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसके अपने हेलो एरीन वाले पार्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अपने इसकी जो जीएमपी थी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, और हेलो एल्केन वाला सारा पार्ट हम पीछे कर चुके हैं अपने। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिए सबसे पहला हम लेते हैं अपने सॉल्युबिलिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अपने हेलो एरीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं पार्शियली अपने पोलर कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये जो वाटर में होते हैं ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और थोड़े बहुत अपने सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होते हैं। तो मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, हेलो एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर while quite soluble in organic solvent like ether, alcohol and CCl4 एटसेट्रा। इसके अलावा भी हो सकते हैं आपके क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं, उनके अंदर तो ये क्या होता है, क्वाइट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर पूरी तरह से क्या होते हैं, आपके इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, हमारे को ध्यान रखनी है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लीजिए। तो जो वाटर होता है उसके अंदर आपके क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने जो एनर्जी चाहिए वो हेलो एरीन्स को क्या चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो वो जो एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, हेलो एरीन्स उस एनर्जी को अपने गेन नहीं कर पाता, जिससे अपने वाटर के अंदर ये बॉन्ड टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है, या फिर ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड हम लेते हैं डायपोल मोमेंट। तो देखिए अगर हम डाई हेलोजन एरीन लेते हैं तो उसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा, जो पैरा कंपाउंड होता है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, और बाकी का क्या होता है, उससे ग्रेटर होता है। तो अगर देखा जाए तो डायपोल मोमेंट का अगर हम ऑर्डर देखें तो देखिए डाई हेलोजन एरीन, इसके अंदर ये अपने ऑर्डर देखा जाता है। तो सबसे अपने कम जो होता है वो पैरा के अंदर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, आपका 0 होता है, म्यूज होता है इसका 0 होता है। इससे ज़्यादा किसका होता है, तो इससे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है वो आपका होता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, और उससे भी ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है वो आपका होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस वन इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस वन इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमारे को ध्यान क्या रखना है, जो डायपोल मोमेंट होता है वो आपका जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होता है उसका क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। यहाँ पे जो कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री एंगल होता है। यहाँ कितना होता है आपका 120 होता है, यहाँ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 180 डिग्री वाले केस के अंदर क्या होता है, ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो ये क्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड है। फिर हम देखते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड देखिए आप, थर्ड हम लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपके पूछा भी जाता है मेल्टिंग पॉइंट का केस। मेल्टिंग पॉइंट का केस जो है इसके अंदर भी देखिए आप, जो डाइक्लोरोबेंजीन होता है उसी के केस के अंदर ये पूछा जाएगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर आप डायरेक्ट याद रखिए। जो आपका ऑर्थो और मेटा जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नियर अबाउट क्या होता है, आपका सेम होता है, लेकिन जो पैरा वाला कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या कारण होता है वो भी हम देख लेंगे अभी। तो सबसे पहले किसका होगा, आपका
देन आपका आता है ऑर्थो वाला, और सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? आपका पैरा। ये तो आपका हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ये है आपका ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, एंड दिस वन इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन होता है उसका जो अपने मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक है ना। वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरो बेंजीन इज मैक्सिमम, एक्सप्लेन। तो इसके केस में आप देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा डाइक्लोरो बेंजीन इज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो its packing efficiency is strong, that's why its melting point is greater than मेटा एंड ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सिंपल सा है, जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन होता है इसकी जो सिमेट्री होती है वो काफ़ी क्या होती है, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे अपने इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या हो रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो जब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे को ध्यान रखना आपने। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज के दिन का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये किस तरह की रिएक्शन देता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्काइल जो हैलाइड होते हैं या अपने हेलो एल्केन होते हैं उसके कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो अपने हेलोएरिन कंपाउंड होते हैं ये क्या शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इसकी जो रिएक्टिविटी वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इसकी जो अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किस तरह से ये शो करता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। जिसको हम क्या कहते हैं, एसन रिएक्शन भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं SN1 और SN2 2 टाइप की बोल देते हैं। हेलो एल्केन जो होता है ये दोनों तरह की रिएक्शन शो करता है, SN1 भी शो करता है, SN2 भी शो करता है, लेकिन उसका केस होता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करा उसके बेस पर SN1 और SN2 आपकी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। लेकिन फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, हेलोएरिन की अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसके क्या है, मैंने आपको बताया कि जो ये हेलोएरिन जो होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो तो करते हैं, लेकिन हेलो एल्केन के कंपैरिजन में क्या करते हैं, अपने लेस रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए हेलोएरिन्स आर लेस reactive towards nucleophilic substitution reactions. It is occurred due to following reasons. तो देखिए हमने क्या कहा, ये अपना एसन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अपने और क्या करता है, लेस रिएक्टिव होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो इसके कुछ अपने रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट रीजन हम देखते हैं, फर्स्ट रीजन देखिए आप, इन द केस ऑफ हेलोएरिन phenyl cation is formed which is unstable
ड्यू टू विच इट लेस रिएक्टिव, ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली हम, इट इज़ लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसन रिएक्शंस। क्या कहा हमने, अगर हम हेलो एरीन का केस लेते हैं तो इस केस के अंदर आपका जब इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो वहाँ पर क्या बनेगा, फेनाइल कैटायन बनेगा। और फेनाइल कैटायन जो होता है ना, ये पूरी तरह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होगा तो इसका केस क्या होगा, ये बनना पसंद नहीं करेगा। इसके कारण से अगर अपने एसन रिएक्शन शो करने की बात आती है तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये इसके एसन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आपका लेस रिएक्टिव होगा। अगर हम देखना चाहें तो ये आपका क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे कोई भी हेलोजन ले लीजिए, जैसे कि मैंने क्लोरीन ले लिया। अगर मैं इसका डिसोसिएशन करता हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो पहले से जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है इसको क्या करेगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट करने के केस में क्या होगा, पहले अपने जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से क्या बनेगा, फेनाइल कैटायन का फॉर्मेशन होगा, और ये अपने कैटायन बनेगा। ये क्या होता है, आपका अनस्टेबल होता है, और इस केस के अंदर अपने ये रिएक्शन शो करना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहला केस तो यही हो गया कि इन द केस ऑफ हेलो एरीन फेनाइल कैटायन इज फॉर्म्ड विच इज अनस्टेबल। सेकंड देखिए आप, सेकंड देखिए, इन द केस ऑफ haloarine, in the case of haloarenes, halogen atom is attached with benzene ring, ठीक है, and halogen is attached with double bonded carbon, due to which the bond length between carbon and halogen becomes short, due to which this bond becomes strong. So it is less reactive towards एसन रिएक्शंस। कितना ईजी है, देखिए हमने क्या कहा कि अगर हेलो एरीन के केस को लिया जाए तो इस केस में क्या होता है, जो आपका हेलोजन एटम होता है वो किससे अटैच होता है, बेंजीन रिंग से अटैच होता है। और बेंजीन रिंग के अंदर भी जो कार्बन होगा वो क्या होगा, आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। जब डबल बॉन्डेड कार्बन से अपने हेलोजन एटम अटैच होगा तो वहाँ पर इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, आपकी शॉर्ट हो जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, आपको अपने अधिक एनर्जी को क्या अपने गेन करना पड़ेगा कंपाउंड को, जिससे वो बॉन्ड क्या उसका ब्रेक हो सके। तो जब ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिएगी तो रिएक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो देख लीजिए ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पर मैंने क्या किया, हैलोजन अटैच किया। अगर हम देखेंगे ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या होता है, आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होता है। और डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो यहाँ पर इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपने मोर एनर्जी चाहिए। और इस केस के अंदर मोर एनर्जी चाहिएगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रिएक्टिविटी लेस शो करेगा, तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा आपका। ये सेकंड कोज हो गया इसका। थर्ड कोज देखिए, थर्ड देखिए आप, इन द केस ऑफ हेलोएरीन, इन द केस ऑफ हेलोएरीन्स it shows resonance
due to which double bond character is present, between carbon and halogen atom. Due to which more energy is required for breaking this bond. So its reactivity is decreased towards एसन रिएक्शंस या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए इस केस में हमने क्या कहा, अगर हम हेलो एरिन को लेते हैं तो जो हेलो एरिन होता है वो क्या शो करता है, आपका रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस अभी हम देखेंगे रेजोनेंस कैसे शो करेगा, कैसे इसके अंदर अपने बॉन्ड अपने चेंज होगा। तो ये रेजोनेंस शो करता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हेलोजन होता है और जो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है उसके बीच में क्या आ जाता है, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, अभी हमने देखा था डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब भी आता है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो आपकी जो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। तो यही हमने कहा, इन द केस ऑफ हेलो एरिन इट शोज रेजोनेंस ड्यू टू विच डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम। ये रहा आपका कार्बन, ये बेंजीन का कार्बन है और ये हेलोजन एटम है। जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो कार्बन और ये जो हेलोजन है इसके बीच में कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये आपका थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस आप देखिए, फोर्थ देखिए आप, in nucleophilic substitution reaction, in Essen reactions, benzene ring and nucleophile, जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उस न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। तो इन Essen reaction benzene ring and nucleophile both are electron rich, due to which repulsion is present between them. So reactivity decreases। ये तो बहुत ईजी सा है। हमने क्या कहा, जो हमारे पास पहले से क्या है, हेलो एल्केन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया और मान लेते हैं कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जैसे मैंने OH- ले लिया है। तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर पहले से कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, काफ़ी हाई है। और अगर अपने ये आके यहाँ पर अटैक करता है तो जाके ये बेंजीन रिंग से अटैच होगा, और बेंजीन रिंग में पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस शो हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर रहे थे, मूव कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने के कारण दोनों के अंदर आपस में क्या होता है, रिपल्सन शो होता है। और जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या कम हो जाएगी। और फिफ्थ नंबर इसका कोज देखिए आप, अगर हम कहें तो haloarenes are less polar in nature, so its reactivity decreases towards Essen reactions। कितना सिंपल सा है ये। तो क्या कहा हमने, जो
हेलो एरीन्स होते हैं, जैसे कि ये हमने क्या ले लिया, हेलो बेंजीन, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, हेलो एल्केन ले लेते हैं एक बार, जैसे मैंने CH3X ले लिया। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, दोनों कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखेंगे हम, जो हेलोजन के ऊपर लोन पेयर होता है वो क्या करता है, यहाँ से अपने बेंजीन रिंग के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो यहाँ पर अपने जो पोलैरिटी की बात की जाए तो ये जो कंपाउंड होता है ये लेस पोलर होता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, कम होता है। कंपैरिजन देन किसके, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। हेलो एल्केन के कंपैरिजन के इसके अंदर ये आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर पार्शियली क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो हाई रहेगा, और ये अपने हेलोजन है तो इसके ऊपर पार्शियली क्या रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, और वो भी काफ़ी हाई रहेगा। किसके कंपैरिजन में, हेलो एरीन के कंपैरिजन में। और जब हेलो एरीन के केस में पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काफ़ी लेस होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आपके रिएक्टिविटी कौन ज़्यादा शो करता है आपका, तो जो हेलो एल्केन वाले कंपाउंड होते हैं वो रिएक्टिविटी को क्या शो करते हैं, ज़्यादा शो करते हैं, और जो हेलो एरीन वाले कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हेलो एल्केन के कंपाउंड में क्या होती है, कम होती है। तो ये मैंने आपको 5 कोजेस बताए हैं जिससे हम ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब भी बात आएगी और हेलो एल्केन और हेलो एरीन जब इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा तो हेलो एरीन वाले कंपाउंड हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिविटी शो करेंगे। और लेस रिएक्टिविटी क्यों शो करेंगे, तो उसके मैंने आपको 5 कोज बताए हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे आपको ये कोज अपने समझ में आएंगे। अब हम इस बेस के ऊपर, हम रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर हम इसकी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं ये किस किस तरह की जो हेलो एरीन वाले कंपाउंड होते हैं ये कौन कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, मैंने हेलो एल्केन के केस में भी आपको बताया था कि हेलो एल्केन वाले कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, और थर्ड मैंने आपको बताया था रिएक्शन विद मेटल, यानी मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं, और एक मैंने आपको रिएक्शन बताई थी रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। वो सारे के सारे जो 4 टाइप की रिएक्शंस थी वो सारी यहाँ पर भी होगी आपकी। तो अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन तो ये किस किस तरह की रिएक्शन शो करता है। तो पहली रिएक्शन तो आपकी कौन सी हो जाएगी, एसन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन सी होती है अभी हम देखेंगे। सेकेंड टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी सेकेंड टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ये भी हम देखेंगे। थर्ड आपकी कौन सी हो जाएगी, जिसे हम मिसलेनियस रिएक्शन भी बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये थर्ड टाइप की रिएक्शन होगी। और फोर्थ टाइप की रिएक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, जिसके अंदर हम हेलो एरीन का डायरेक्ट क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस होगी। तो हम फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं एसन रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके ले रहा हूँ फर्स्ट टाइप की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होगी, तो मैं आपको यहाँ पर 3 टाइप की रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर हम कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन कौन सी होगी, तो देखिए पहली रिएक्शन हम लेते हैं अपने, पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं रिएक्शन विद NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसके अंदर आपका क्या बनेगा, फिनोल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। अगर आपको याद हो तो आपने अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा या आगे हम जब करेंगे तो मैं आपको फिनोल की जो GMP है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके अंदर मैं आपको फिर से रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम बताएंगे क्या फिनोल का हम क्लोरो बेंजीन से या फिर हेलो एल्केन से फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, NaOH के साथ रिएक्शन करा के। और इस रिएक्शन का जो नेम होता है वो क्या होता है, आपका डाउ प्रोसेस होता है। ये रिएक्शन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए वैन क्लोरोबेंजीन, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, हेलो एरीन भी लिख सकते हो। वैन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH at 623 Kelvin temperature and 3 atm pressure, ठीक है ना, to form phenol।
अगर इसको पूरा भी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पूरा भी देख लीजिए। टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड विच फर्दर reacts with HCl to form फिनॉल। देखिए इस पूरी रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, लैंग्वेज में लिख दिया। क्या कहा हमने, जब भी अपना क्लोरोबेंजीन NaO से रिएक्ट करता है तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, एक तो आपका इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है, 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, और सेकंड इसका प्रेशर कितना रखना है इस रिएक्शन के अंदर हमारे को, 300 ATM प्रेशर, काफ़ी हाई प्रेशर होता है। उस हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन अगर आपने नहीं लिखी तो ये रिएक्शन ही क्या मान ली जाएगी, गलत रिएक्शन मान ली जाएगी। तो क्या कहा हमने, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 ATM pressure to form sodium phenoxide which further reacts with HCl to form phenol and this reaction is called Dow process। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन अपने NaOH से 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर के ऊपर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, और साथ के अंदर इसके अंदर को प्रोडक्ट HCl बनता है। ये वापस इसी से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, आपका फिनॉल बना लेता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अपने डाउ प्रोसेस रिएक्शन बोल देते हैं। पहले इस रिएक्शन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपका क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये देखिए बेंजीन के ऊपर क्या अटैच कर दिया हमने, क्लोरीन अटैच कर दिया। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहा हूँ। और इसके अंदर कंडीशन हमारे को ध्यान रखनी है, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। इस कंडीशन के अंदर सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा जो आपका यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और ये जो आपका ONA ये बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन के अंदर जो HCl बना है ये HCl फर्दर इससे रिएक्ट कर लेता है। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl ये अपने रिएक्ट करके सेपरेट हो जाएंगे NaCl बनाकर, और ये हाइड्रोजन अपने Na के जगह पर आ जाएगा और इस रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डाउ प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फर्स्ट रिएक्शन हुई है हेलो एरिन की, जिसके अंदर हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई है। अब इस रिएक्शन के अंदर अपने डिफरेंट अगर कंडीशन ली जाए तो इस रिएक्शन के अंदर किस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है वो भी हम देखते हैं। अभी हमने जो देखा उसके अंदर हमने क्या किया है, हेलो एरिन की डायरेक्ट रिएक्शन की है और अपने क्या किया है, NaOH से रिएक्ट करके फिनॉल बनाया है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर था आपका 623 केल्विन टेम्परेचर था। अब देखिए अगर अपने हेलो एरिन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, कोई ऐसा ग्रुप जो अपने क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो बेंजीन रिंग होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे अपने क्या होगा, जो हेलो एरिन है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे केस को भी हम देख लेते हैं। इसी का मैं बी पार्ट ले रहा हूँ। मान लेते हैं मैंने क्या किया, जो आपका पैरा पोजिशन है ये आपका हेलो एरिन हो गया या हेलो बेंजीन हो गया। अब मैं इसके पैरा पोजीशन के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देता हूँ। ये नाइट्रो ग्रुप आपको पता है ये कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये माइनस का इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण से क्या होगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण जो इसकी रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कर देता हूँ, आपका NaOH के साथ कर देता हूँ। अगर इसका नाम देखेंगे तो नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन ये आपका हो गया। और NO2 इसके अंदर क्या है आपका, NO2 आपका माइसा इफेक्ट शो करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NaOH से जब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका टेम्परेचर है। इस ये जो रिएक्शन होगी ये 443 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर के ऊपर कंप्लीट होगी। अभी हमने जो लास्ट रिएक्शन की थी उसके अंदर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा था, वहाँ पर टेम्परेचर आपका कितना था, 623 केल्विन था। जबकि इस रिएक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप अटैच किया। तो ये रिएक्शन अपने 623 से अपने घटकर किस टेम्परेचर पे कंप्लीट हो रही है, 443 केल्विन टेम्परेचर पे कंप्लीट हो रही है। ये कंडीशन भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है। अब इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो Cl है उसके प्लेस पर कौन जाके अटैच हो जाएगा, OH जाके अटैच हो जाएगा। और पैरा पोजिशन अभी भी कौन रहेगा वहाँ पर, नाइट्रो ग्रुप रह जाएगा। ठीक है,
सारी जो अभी बताई थी मैंने आपको पिछली रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म बताई थी। पहले क्या बनता है, सोडियम फेनोक्साइड बनता है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग होगा, ON जाके अटैच होगा। सेम कंडीशन सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी फॉलो होती है। मैंने आपको डायरेक्ट एक बार प्रोडक्ट लिख दिया। अगर इसका नेम देखें तो नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रो और OH, ये आपका एल्कोहल ग्रुप है, ये आपका नाइट्रो ग्रुप है। और इन दोनों के अंदर डोमिनेंसी किसकी होती है, आपके एल्कोहल ग्रुप की होती है। तो अगर नंबरिंग करते हैं तो एल्कोहल ग्रुप की और नंबर 1 लिखेंगे, ये 2 है 3 है 4। अगर इसका नेम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर आपको ध्यान हो तो फिनोल को क्या किया गया, IUPAC नेम के अंदर कंसीडर कर लिया गया आपका, ठीक है। और साथ के अंदर आपका क्या बन जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा लास्ट रिएक्शन की तरह। अगर इसी के अंदर अभी तो मैंने एक नाइट्रो ग्रुप अटैच किया, इसी रिएक्शन के अंदर मैं क्लोरोबेंजीन तो मैंने लिया और इस बार इसके एक की जगह, एक नाइट्रो ग्रुप की जगह मैं 2 नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर देता हूँ। तो देखिए, एक तो पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया और एक मैंने ऑर्थो, एक कंडीशन के ऊपर मैंने नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया। इन दिस कंडीशन अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो अब ये रिएक्शन जो होगी ना, इसके अंदर टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो होती है 370 केल्विन टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। कई जगह बुक्स के अंदर 368 केल्विन भी दिया हुआ है, तो ये भी सही माना जाता है। बाकी आप 370 केल्विन टेम्परेचर याद कीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। और 300 ATM प्रेशर, इसके ऊपर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं तो अपने जो हेलोअरीन वाले कंपाउंड होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब भी तो ये क्या हो रहा है, लेस टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस इन दिस कंडीशन जो रिएक्शन होती है वो 370 केल्विन पर कंप्लीट होगी और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, Cl, जो क्लोरीन था, इस न्यूक्लियोफाइल के प्लेस पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा आपका। और ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अगर नेम देखा जाए तो नेम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं कहूँ इसका नेम, तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और अगर इसका नेम देखना हो तो इसका नेम हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये आपका डोमिनेंसी फंक्शन ग्रुप है। तो ये 1 2 3 एंड 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया, फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देता हूँ इस रिएक्शन के अंदर। तो देखिए डाउ प्रोसेस के अंदर हम डी पार्ट देख रहे हैं। तो दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, ये आपका क्लोरोबेंजीन तो है ही, और मैं इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच कर देता हूँ। ये देखिए 3 नाइट्रो ग्रुप मैंने अटैच किए और उसकी रिएक्शन जो है मैं किससे करवा देता हूँ, NaOH से करवा देता हूँ। अब इन दिस कंडीशन ये जो रिएक्शन होगी ना, इस रिएक्शन में थोड़ा सा इसको वार्म करते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो 323 केल्विन टेम्परेचर की रिएक्शन कंप्लीट होती है और आपका 3 ATM प्रेशर इसके अंदर रहेगा। तो आपने क्या देखा, टेम्परेचर जब हम 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने अटैच कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गर्म करते ही अपने क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 323 केल्विन टेम्परेचर, तो 40-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही हुआ, थोड़ा बहुत गर्म किया, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और इन दिस कंडीशन आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए जो Cl था उसके प्लेस पर न्यूक्लियोफाइल कौन आ गया, आपका OH आ गया। और इन दिस कंडीशन यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है आपका कौन सा एसिड बन गया है, पिक्रिक एसिड बन गया। ये कई बार आपके 12th के अंदर या 11th के अंदर भी डायरेक्ट आ जाता है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, कई बार इसका पूछ लिया जाता है कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये OH जो है ये फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप है, डोमिनेंसी इसकी रहेगी। तो देखिए इसका 2 पर 4 पर और 6 पर 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो हम क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका क्या है, पिक्रिक एसिड का क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। इस तरह से ये डाउ प्रोसेस जो था, इस रिएक्शन को हमने देखा। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन, ये आपको समझ में आई होगी रिएक्शन, अच्छे से इसको देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। सेकेंड में देखता हूँ रिएक्शन विद अमोनिया NH3। तो देखिए सिंपल सा ही है, अगर अपने क्लोरोबेंजीन अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, तो आपका क्या एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टू फॉर्म एनिलीन। देखिए रिएक्शन देखिए, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी,
अमोनिया के साथ NH3 होता है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया H और NH2। जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और ये HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो NH2 है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है। ये सेकंड नंबर रिएक्शन हो गई। थर्ड नंबर रिएक्शन हम देखते हैं, हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं KCN के साथ। पोटेशियम साइनाइड जो होता है, अगर वो रिएक्शन करता तो क्या बनाता है, तो नाइट्राइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए थर्ड नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद KCN। KCN के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा, CN होगा। वो Cl को क्या कर देगा, अपने सब्सटीट्यूट कर देगा। तो टू फॉर्म साइनोबेंजीन, या इसको बेंज नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। देखिए जो जो नेम होंगे वो सारे बता दूंगा आपको। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, KCN के साथ की। KCN कैसा अपना कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। यहाँ से Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर पोटेशियम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, इधर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, ये इजीली क्या करेगी, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगी और क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इधर CN के ऊपर कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है। और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इस लेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CN साइनाइड अपने अटैच हो जाएगा। और ये क्या किसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो देखिए इसका नेम क्या क्या हो सकता है। एक नाम इसका होता है बेंज नाइट्राइल, और क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो साइनोबेंजीन, और आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो फेनाइल साइनाइड। ये इतने नेम होते हैं, ये इसका कॉमन नेम है फेनाइल साइनाइड। साइनोबेंजीन इसके प्रीफिक्स से बना हुआ नाम है, और बेंज नाइट्राइल इसका क्या हो गया, आपका IPC नेम हो गया। क्योंकि आपको पता होगा नाइट्राइल इसका क्या होता है, आपका सफिक्स होता है। और आपका बेंज जो है, बेंजीन के ऊपर एक जो कार्बन अटैच है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इस कंडीशन के अंदर उसे क्या कहा जाता है, आपका बेंज बोला जाता है। तो इसका एक नाम क्या हो जाता है, बेंज नाइट्राइल हो जाता है। तो ये हमने देखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन देख रहे हैं, तो उसके अंदर हमने कहा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर ये 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है। पहली कौन सी थी, आपकी डाउ प्रोसेस वाली थी जो हमने देखी, उसके अंदर मैंने आपको 4 एग्जांपल कराए हैं। एक तो मैंने डायरेक्ट कराया, जब कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोरिन पर अटैच ना हो, दैट टाइम कैसी रिएक्शन शो करेगा, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर होगी। और बाकी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप मैंने अटैच किया, फर्स्ट टाइम मैंने 1 किया, फिर मैंने 2 किया, फिर मैंने 3 अटैच किए, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। सेकंड रिएक्शन जो हमने की थी अमोनिया के साथ की थी, और थर्ड रिएक्शन जो की है वो हमने किसके साथ की, आपकी KCN के साथ की है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं पहले आपका लिखता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए हमारे को सबसे पहले तो इसके अंदर रेजोनेंस देखना है, तो रेजोनेंस भी हम यहीं कंप्लीट करेंगे इसका। तो देखिए सेकंड आपकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इन रिएक्शन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसके अंदर हमारे को रेजोनेंस देखना होगा, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे जाके कहाँ अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो वो बेंजीन रिंग पे जाएगा तो ऐसी बेंजीन रिंग पे कौन सी पोजीशन होती है ऑर्थो, मेटा या पैरा में से, जहाँ पर वो जाके इजीली क्या कर सके, अटैक कर सके। तो उसके लिए पहले हमारे को रेजोनेंस देखना होगा। तो हम देखते हैं रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस। तो मैंने क्या किया, ये क्लोरीन लिया और ये मैंने बेंजीन रिंग ले ली। और हमें पता है जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए 3 डबल बॉन्ड मैंने अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर बना दिए। फिर इसके बाद हमें ये भी पता है जो हेलोजन अटैच होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया, इस हेलोजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने शो कर दिए। अब देखिए रेजोनेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया एक तरह से। जब भी किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन
पेयर या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो बिना सोचे समझे आपको ध्यान रखना है वो लोन पेयर हमेशा बेंजीन रिंग के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, और रेजोनेंस शो करेगा। ये याद कर लीजिए आप, जैसे फिनोल के अंदर आपका OH अटैच होता है तो वो भी रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देता, नाइट्रो ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो दैट टाइम वो अपना लोन पेयर है ही नहीं, तो वो बेंजीन रिंग को नहीं देता, वो वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड लेता है। तो यहाँ पे अपने लोन पेयर जो है क्लोरीन एटम पे प्रेजेंट है, तो ये जो लोन पेयर है सबसे पहले इस अपने कार्बन के अंदर या फिर अपने बेंजीन रिंग की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखिए क्या होगा, ये क्लोरीन है, एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, तो अब इसके ऊपर कितने लोन पेयर रह गए, 2 लोन पेयर रह गए। और यहाँ पर जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो सिंगल बॉन्ड की जगह किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये आपकी बेंजीन रिंग रही, ये देखिए इन दिस कंडीशन ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन के पास देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड पहले से कंप्लीट थे। अब एक लोन पेयर इधर आया तो इस कार्बन ने आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये जो कार्बन है 5 बॉन्ड का बना नहीं सकता। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा आपका, इन दिस कंडीशन यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर अपने ये लोन पेयर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लोन पेयर बना देना और चाहो तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप अपने नेगेटिव चार्ज शो कर दीजिए। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर आ चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो अपने इस स्पीसीज के अंदर क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया, जिसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए इसका फर्स्ट अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन के अंदर ये जो अपने हैं इलेक्ट्रॉन ये इधर मूव करेंगे और यहाँ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये नेक्स्ट कार्बन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए क्लोरीन, अब इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बना रखा है। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पड़े हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये वाले नेक्स्ट कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जब ये इधर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ये हमने देखा यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन आगे इधर मूव किए तो नेक्स्ट कार्बन पे इधर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और जो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से आए थे डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये वापस से अपनी पोजीशन पे क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे, फिर से क्लोरीन पर 2 लोन पेयर की जगह कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका ये वाले इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज लिए हुए ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जाएगा, ये पहले से डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो आपने क्या देखा, अगर मैं पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इन स्ट्रक्चर के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो चुका है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो आगे मूव करके कहाँ आ गया है, इस जगह पर आ गया है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो अपने आगे की तरफ मूव कर गया, देख लीजिए यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ वाला डबल बॉन्ड आगे चला गया। तो इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड का है वो डीलोकलाइजेशन हो गया और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोल देते हैं। तो ये आपके टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया है। और इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इन स्ट्रक्चर्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो आपका या तो ऑर्थो पोजीशन पे होता है, या आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और या फिर इसके जो पैरा पोजीशन होती है यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की बात आएगी, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो बेंजीन रिंग के कहाँ पर जाके अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर हेलो बेंजीन पे रिएक्ट करेगा तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर क्या आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए बाय लुकिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ by looking the resonating structures of chlorobenzene it is observed that electron density is
हायर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. So electrophile always attacks on ortho and para position. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ठीक है, ये समझ में आएगा आपको. अगर इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कहाँ पर हायर होती है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर हायर होती है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे शो करेगा. सो इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इसको मैं लिख नहीं रहा, सिंपल सा आपको पता ही है. और अगर रेजोनेंस को देखना, रेजोनेंस किसे कहते हैं, तो सिंपल सा रेजोनेंस की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेजोनेंस. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको. जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके अंदर 3 अपने क्या है, बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है. तो इन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइज कर रहे हैं. ये जो प्रोसेस होता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, आपके रेजोनेंस बोल देते हैं. अब देखिए, इस बेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं. तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है जो हमें देखनी है, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन आपकी है हेलोजिनेशन. जो हेलोबेंजीन है उसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी, वो फर्स्ट है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन. हेलोजिनेशन का मीन्स क्या हो गया आपका, हेलोजन से रिएक्ट करना. और हेलोजिनेशन के अंदर हम मेनली जो करते हैं वो क्लोरीनेशन ही करते हैं, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं. तो ये आपके इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया रिएक्शन विद हेलोजन. ठीक है, अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो when chlorobenzene reacts with chlorine in the presence of dry ether to form डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, और मैं इसका हेलोजनेशन कर देता हूँ. जब ये रिएक्ट करेगा तो एक बार तो ऐसी कंडीशन आएगी जब क्लोरीन है आपका, ठीक है, वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा. और सेकेंड एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब अपने कहाँ अटैच हो जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसको मैं Cl2 लिख रहा हूँ यहाँ पर. तो अगर हम देखेंगे तो अगर इसका अपने डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ये Cl2 है, 2 क्लोरीन है, इसके बीच में बॉन्ड होता है अपना सिंगल बॉन्ड. एक कंडीशन ऐसी आती है जब एक क्लोरीन के ऊपर तो क्या आ जाता है आपका, एक क्लोरीन के ऊपर तो पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे क्लोरीन में पार्शियली क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है. अब इसके अंदर आपका ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन होता है, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. और ये Cl नेगेटिव वाला क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. तो यहाँ अपने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी हाइड्रोजन और पैरा पोजीशन पे भी क्या आपका हाइड्रोजन है. तो यहाँ से जो हाइड्रोजन सेपरेट होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा. ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला इस क्लोरीन नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा और सेपरेट हो जाएगा आपका HCl बना के. तो यहाँ पे आपका ये डाइक्लोरोबेंजीन वाले क्या हो जाएंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. अगर इसका नाम देखना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं. और इसका नेम क्या हो जाएगा आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसका सेकंड नेम क्या हो सकता है आपका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी हो सकता है. तो इस तरह से ये आपका हेलोजिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. सेकंड हम देखते हैं अपने रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं आपका सल्फोनेशन भी बोल सकते हैं. तो सेकंड रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सल्फोनेशन.
सल्फोनेशन ऑफ हेलोबेंजीन। ये देखिए, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, तो पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4, और ये होना भी कैसा चाहिए आपका, ये कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कंसनट्रेटेड H2SO4 किस तरह से अपने क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर आपका H2SO4 एक तो बनाएगा आपका OH-, ठीक है, और साथ के अंदर क्या बनाएगा आपका HSO3+। ये दो स्पीसीज का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब हमें पता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो HSO3 ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और OH- किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हमारे को पता है, हम तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो HSO3 जाके अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये रहा आपका Cl, एक बार तो अपने ऑर्थो पोजीशन पे HSO3 जाके अटैच हो जाएगा, और सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो आपका पैरा पोजीशन वाला बन जाएगा, SO3H। अब हमें पता है क्लोरीन भी एक क्या है आपका फंक्शन ग्रुप है, और SO3H भी क्या फंक्शन ग्रुप है, लेकिन दोनों में डोमिनेंस हमेशा किसकी होती है, SO3H, सल्फोनिक एसिड की होती है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, तो ये आपका अपने हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो इसका नेम मैं बोल सकता हूँ 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नेम क्या हो जाएगा आपका 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर इन दोनों के अंदर पूछ लिया जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हमेशा जो पैरा कंपाउंड होता है वो आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपको पता ही होगा। और ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर इसको सेकंड फॉर्म में नेम लिखना होता है कैसे लिख सकते हैं हम, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो भी इसका क्या हो सकता है, एक नेम हो सकता है। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन होगी। थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, और किसकी प्रेजेंस पे करवाएंगे, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। तो थर्ड रिएक्शन जो हमारी है वो है आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3। तो देखिए रिएक्शन बस देखते हैं हम, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, और उसकी रिएक्शन हमारे को किसके साथ करवानी है, HNO3 के साथ करवानी है, और ये भी क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, ये ध्यान रखना आपको। और किसकी प्रेजेंस के अंदर होती है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपकी होती है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आपका जो HNO3 होता है वो किस तरह से अपने डिसोसिएट होगा, तो सेम प्रोसेस है जैसे H2SO4 जो था OH- बनाता है, सिमिलरली ये भी क्या बनाएगा आपका OH- बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा NO2, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, और हमारे को इलेक्ट्रोफाइल ही देखना होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, आपका NO2 जाके अटैक करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रहा Cl, और एक बार तो आपका जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ जाके अटैक करेगा, आपका ऑर्थो पोजीशन पे, और सेकंड कंडीशन के अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एक बार NO2 ग्रुप कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, आपका पैरा पोजीशन में जाके अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर देखिए Cl और नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप आपका क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेंसी वाला होता है। तो इसको मैं 1-2, इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं इसको, 1 क्लोरो, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ऑर्थोक्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए इन दोनों के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा आपका कौन सा होगा, पैरा कंपाउंड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है, इसकी प्रेजेंस लिखनी जरूरी है, ये हमेशा इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम कहेंगे व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड HNO3 टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, आपका दो टाइप के क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, और इसके अंदर भी मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा, आपका पैरा वाला होगा। देन देखिए आप
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी एल्काइलेशन और दूसरी क्या होती है आपकी एसिटाइलेशन होती है। एल्काइलेशन में हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं? RX के साथ रिएक्शन करते हैं। और एसिटाइलेशन में क्या करते हैं हम? CH3COCl के साथ, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड के साथ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन की जाती है, ये आपको पता ही है। तो देखिए 4th नंबर जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी 2 टाइप की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है एल्काइलेशन और दूसरी आपकी कौन सी होती है? एसिटाइलेशन। हम दोनों इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपका हेलोबेंजीन ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और दोनों रिएक्शन को मैं एक साथ ही ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बार तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, किसके साथ? CH3Cl के साथ। और किसकी प्रेजेंस के अंदर होती है रिएक्शन? एनहाइड्रस AlCl3। और इस रिएक्शन को बोला क्या जाता है? इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्काइलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्काइलेशन। सेकेंड आपका इस रिएक्शन को हमको करेंगे किसकी प्रेजेंस के अंदर? CH3COCl के प्रेजेंस के अंदर करेंगे। और ये रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस के अंदर होती है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। लेकिन इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है? तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या है? एसिटाइल क्लोराइड है। तो एसिटाइल के कारण इसका जो नेम होता है वो क्या होता है? एसिटाइलेशन होता है। यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जाके अटैच होता है, यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप जाके अटैच होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा दोनों पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ का हाइड्रोजन, ये अगर इसका हमारे को क्या करना हो, अपने डिसोसिएशन करना हो, तो क्या होगा? क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब बॉन्ड का ब्रेक होगा तो Cl पर क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो CO के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब अपने ऐसा होगा तो ये Cl इस हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाएगा और आपका HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम प्रोडक्ट देखते हैं। ये CH3 एक बार जाके ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा, एक बार पैरा पे जाके अटैक करेगा। तो देखिए Cl, और एक बार मैं कहाँ जाके अटैक करवा देता हूँ? CH3 को ऑर्थो पर, और सेकंड के अंदर ये कहाँ जाके अटैक कर देगा? आपका पैरा के ऊपर जाके अटैक कर देगा। तो ये देखिए CH3 है यहाँ पर। तो इसका नेम तो क्या हो जाएगा? इसका नेम आपका हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और ये आपका क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, इन दोनों में मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा? तो पैरा वाला बनेगा। सिमिलरली ये CH3CO पूरा का पूरा ग्रुप जाके ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। तो ये देखिए आपका COCH3 एक बार ऑर्थो पे जाके अटैक किया और सेकंड कंपाउंड के अंदर ये अपने पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए CH3CO। अब देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे हम? ये ऑर्थो पर क्लोरीन है, और ये जो आपका कंपाउंड होता है, ये कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शन ग्रुप आज का? CO कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? आपका कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। और बेंजीन के ऊपर CH3CO अटैच, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। इसके नेम कैसे बनते हैं वो पीछे आपको सारे फंक्शन ग्रुप का नोमेनक्लेचर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो कि इनका नेम कैसे दिए जाते हैं। और ये आपका क्या? क्लोरीन पैरा के ऊपर अटैच है, तो क्या नाम आ जाएगा? पैरा क्लोरो। और CH3CO को हम क्या बोलते हैं? एसिटो। और बेंजीन के ऊपर CO अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉन। तो नेम क्या हो जाएगा? एसिटोफिनॉन। तो ये आपकी जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन कौन सी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन खुद कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक आपकी होती है एल्काइलेशन, जिसके अंदर रिएक्शन किसके साथ करते हैं? RX के साथ करते हैं। दैट टाइम अपने इसको एल्काइलेशन कहा जाता है। अगर CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की जाती है या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन की जाती है, दोनों ही कंडीशन में इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? अपने एसिटाइलेशन कहते हैं। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस के अंदर होती है? तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर हमने 4 टाइप की रिएक्शन हमने देखी है। पहली कौन सी देखी हमने? पहली देखी हमने हैलोजिनेशन। सेकंड हमने कौन सी देखी है? तो नाइट्रेशन देखी है। थर्ड हमने कौन सी देखी है? सल्फोनेशन देखी है। नाइट्रेशन हमने
कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया था, और फिर हमने सल्फोनेशन देखा था, उसके अंदर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, और फोर्थ आपकी रिएक्शन थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस तरह से 4 टाइप की ये रिएक्शन देखिए। अब देखिए थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आपकी वो कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल्स। ये देखिए आप तो रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर हम कौन कौन सी रिएक्शन देखेंगे, तो एक तो हम देखेंगे आपकी फिटिंग रिएक्शन, सेकंड हम देखेंगे आपकी कौन सी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिर हम देखेंगे अपने किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जिसके अंदर आपका क्या बन जाएगा, अपने RMGX यानी कि GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक रिएक्शन आपकी कौन सी है, उल्मान रिएक्शन, और है उल्मांस रिएक्शन। ये 4 टाइप की रिएक्शन हमारे को इसके अंदर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो नंबर 1 फिटिंग रिएक्शन में हमारे को ध्यान रखना, सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे वुड्स रिएक्शन जो थी उसके अंदर हम क्या करते थे ना, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते थे, लेकिन वहाँ पर हम लेते क्या थे, हेलो एल्केन लेते थे। यहाँ पर भी हम फिटिंग रिएक्शन में भी हम सोडियम के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, लेकिन हम इस बार किसको लेंगे, इस बार हम लेंगे अपने हेलो एरीन को। तो ये रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए वैन क्लोरोबेंजीन की जगह हेलो एरीन भी आप लिख सकते हो। वैन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम in the presence of dry ether to form बाइफेनिल। ये देखिए आप कैसे बनाता है वो भी देख लेते हैं हम। तो ये देखिए आपका है क्लोरोबेंजीन रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, आपका सोडियम के साथ करवा रहे हैं। ध्यान रखना है, जिस तरह से हेलो एल्केन में 2 RX लिए थे, इसी तरह हमारे को हेलो एरीन में भी 2 अपने क्या लेने हैं, क्लोरोबेंजीन लेने हैं। और आपके ये 2 सोडियम एटम के साथ रिएक्शन कर लेंगे और 2 मोल्स ऑफ किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस के अंदर होगी, आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो जाएगी, और 2 मोल्स ऑफ NaCl तो सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो दोनों बेंजीन रिंग है ये आपस के अंदर अटैच हो जाएगी। और दैट टाइम इसे हम क्या बोल देंगे, बाईफेनिल या बाईफेनाइल इसको बोल दिया जाता है। ये देखिए अभी ये बाईफेनाइल का फॉर्मेशन हो गया, और 2 मोल्स ऑफ NaCl भी साथ में इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये आपकी जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है, आपकी फिटिंग रिएक्शन होती है। सेकंड देखिए आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम 1 मोल तो किसका लेंगे, RX का लेंगे, और 1 मोल किसका लेंगे, आपका हेलो एरीन का लेंगे। सिंपल सी है। तो देखिए सेकंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देखिए when RX and ARX react with sodium to form alkyl benzene, and this reaction is called Woods fitting reaction, and this reaction is completed in the presence of dry ether। वो कंडीशन हमारे को ध्यान रखनी है। तो देखिए ये मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को ले लिया, ठीक है। ARX का मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक रिंग है, ये हैलोजन। तो मैंने यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन को ले लिया ARX की फॉर्म में। रिएक्शन हमारे को किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ करवानी है, और साथ के अंदर हमारे को क्या लेना है, RX लेना है। तो RX की फॉर्म के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड को ले लेता हूँ। अब देखिए ये जो रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में करवानी है, हमारे को ड्राई ईथर के प्रेजेंस के अंदर करवानी है, हमें पता ही है। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ फिर से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका
2 मोल्स ऑफ NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 2 मोल्स ऑफ NaCl से सेपरेट हो जाएंगे और ये CH3 जाके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये CH3 बेंजीन पे अटैच हो गया, 2 मोल्स ऑफ NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो आपका है क्या बन गया, टोलुइन बन गया। अगर मान लो इस रिएक्शन के अंदर में C2H5Cl ले लेता, इथाइल क्लोराइड ले लेता, तो यहाँ मिथाइल की जगह कौन जाके अटैच हो जाएगा, इथाइल अपने ग्रुप अटैच हो जाता है। तो दैट टाइम जो कंपाउंड बनता है वो क्या बन जाता है, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने क्या देखा, अगर 1 मोल तो अपने क्या ले लिया जाए, हेलो एल्केन का ले लिया जाए, 1 मोल किसका ले लिया जाए, हेलो एरीन का ले लिया जाए, और रिएक्शन अभी भी किसके साथ कराई जाए, सोडियम के साथ कराई जाए, और किसकी प्रेजेंस में कराई जाए, अपने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाए, तो आपका एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को फिर से हम क्या बोल देते हैं, अपने वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोल देते हैं। थर्ड रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये Gr ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम। तो मैं लिख देता हूँ टू फॉर्म Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करता है, देखिए ये रिएक्शन भी आपका अपने क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, दैट टाइम तो अपना ड्राई ईथर लिया जाता है, और अगर आप इसकी जगह क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह अगर आपने आयोडीन ले लेते हो तो दैट टाइम आपका THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन उसका यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं हम। ये मैं पहले तो आपका क्लोरोबेंजीन को ले लेता हूँ, जैसे कि ये लो क्लोरोबेंजीन, या इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। मैं यहीं Br लिख देता हूँ। और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी है, मैग्नीशियम के साथ। किसकी प्रेजेंस के अंदर, यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगी। तो दैट टाइम आपका ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बना लेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ मैग्नीशियम आ चुका है और Cl साथ में अटैच हो जाएगा। अगर ब्रोमीन लेते हो तो आपका बेंजीन रिंग, बीच के अंदर आपका बॉन्ड बना के मैग्नीशियम और साथ में कौन अटैच हो गया, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या है, फेनाइल, ये मैग्नीशियम, ये क्लोराइड, फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और वैसे आप इसको क्या बोल सकते हो, Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल सकते हो। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। जनरली केस के अंदर जो Gr होते हैं आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी हाई होते हैं। इनको अपने क्या रखा जाता है, अपने ड्राई कंडीशन के अंदर रखा जाता है, इसीलिए ड्राई ईथर यहाँ पे लिया गया, वरना ये अदरवाइज वाटर से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना डालेगा, अपने वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा आपका। अगर हम यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर इस रिएक्शन के अंदर हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन ले लेते हैं तो दैट टाइम अगर ये मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो अपने यहाँ पर हमारे को क्या रखना पड़ेगा, तो हमारे को यहाँ पर ड्राई THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन उसको रखा जाता है। ठीक है ना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर अपने टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की होती है। ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है, इसके प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगी और दैट टाइम आपका क्या होगा, ये फेनाइल, ये मैग्नीशियम और यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, आयोडीन अटैच हो जाएगा। तो ये फेनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपकी है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। देखिए फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये 4 टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपका रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो इसके अंदर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम, और साथ के अंदर NaOH की क्या रहती है, प्रेजेंस रहती है, जिससे आपका क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें लिख लीजिए टू फॉर्म बेंजीन। तो देखिए कैसे बनता है, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन Cl, और रिडक्शन करवाना है तो हमारे को क्या लेना होगा, हाइड्रोजन लेना होगा, और किसकी प्रेजेंस के अंदर ले रहे हैं हम, सोडियम एल्यूमिनियम, और साथ के अंदर आपका एल्कलाई मीडियम होता है। तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं हम, एक हाइड्रोजन Cl के साथ अपने अटैच होकर क्या बना लेगा, HCl, और सेपरेट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से आपका क्लोरोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी की सारी आज हमने क्या देखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन को आज हमने क्या किया, कंप्लीट किया है। ये सारी की सारी रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ना।
और उम्मीद करता हूँ ये सारी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अपने क्या करेंगे, जो आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है ना, जैसे आपका पॉली हैलोजन कंपाउंड जिसके अंदर 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन और 4 हैलोजन, 4 जो हमारे कोर्स के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है ना। मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, डाई क्लोरोमीथेन दिया हुआ है, ट्राई क्लोरोमीथेन जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं वो भी दिया हुआ है, और टेट्रा क्लोरोमीथेन जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने पायरीन बोल देते हैं, तो वो भी हमारे कोर्स के अंदर दिया हुआ। उसको हम नेक्स्ट अपना जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।